गाइस अपन बात करते हैं पायरो इलेक्ट्रिसिटी की। पायरो इलेक्ट्रिसिटी यानी आप हिंदी में कह सकते हो इसको पेरा विद्युतता। ये इसके बारे में अपन बात करेंगे। देखो, सबसे पहली बात यह है कि ये जो पायरो इलेक्ट्रिसिटी है यानी पेरा विद्युतता जो है, इसमें ये पेरा विद्युतता वर्ड जो है वो दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। एक है आपका पायर और दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी। इन दो वर्ड से मिलकर के ये बना है पायरो इलेक्ट्रिसिटी। पायरो वर्ड जो है वो पायर से लिया गया और पायर का मतलब होता है फायर और इलेक्ट्रिसिटी मीन इलेक्ट्रिसिटी है ये यानी विद्युतता, इलेक्ट्रिक करंट यानी या यूं कह सकते हो वोल्टता। फायर मीन्स आग, यानी कि आप इसको क्या करोगे, कुछ न कुछ ताप दोगे। और इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युतता हो गई। यानी ये हुआ कि आप क्या करोगे कि पायरो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ये हुआ कि फायर करने से विद्युतता उत्पन्न हो। तो अब हम ये कहेंगे कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, सारे नहीं, कुछ क्रिस्टलीय पदार्थ ऐसे होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, जैसे ही गर्म करते हैं या ठंडा करते हैं पूरे क्रिस्टल को। पूरे क्रिस्टल आपके पास में कोई भी ऐसे क्रिस्टल है, जैसे ये कोई एक क्रिस्टल है, ये कोई क्रिस्टल आपके पास में है जिसकी कोई भी स्ट्रक्चर हो सकती है। इस क्रिस्टल को आपने क्या किया, यहां इस पूरे क्रिस्टल को गर्म किया। जैसे ही आप इसको गर्म करते हो तो आप क्या देखते हो, इस क्रिस्टल में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। और इसका एक पॉजिटिव एंड से जोड़ सकते हो और इसको एक नेगेटिव एंड से जोड़ करके इसमें एक एमीटर लगा करके आप इसकी वोल्ट देख सकते हो कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई है कि नहीं हुई है। वास्तव में आप क्या देखते हो कि जैसे ही आप इस क्रिस्टल को किसी एमीटर से जोड़ करके देखोगे और फिर जैसे ही आप इसको गर्म करोगे और फिर इसको इस क्रिस्टल के किसी एंड को इस एमीटर से जोड़ के देखोगे तो आप क्या देखते हो कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है, वोल्टता उत्पन्न हो जाती है ये गर्म करते ही। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं पायरो इलेक्ट्रिसिटी कि कुछ पदार्थ ऐसे जिसको हमने गर्म किया या ठंडा किया, यानी उसका जो टेम्परेचर है उसको हमने चेंज किया, उस क्रिस्टल के टेम्परेचर को या बढ़ा दिया या उसका कम कर दिया, जिसकी वजह से उस क्रिस्टल में इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न हो गया, वोल्टता उत्पन्न हो गई। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं पायरो इलेक्ट्रिसिटी। अब पायरो इलेक्ट्रिसिटी शो करने वाले कौन कौन से सबस्टांस होते हैं, तो अपन कहते हैं इसके एग्जाम्पल के बारे में अगर अपन बात करें तो अपन कहेंगे जैसे गैलियम नाइट्राइड है, गैलियम नाइट्राइड है, सीजियम नाइट्रेट है और लिथियम टेनथेट है, LiTaO4 है। ये कुछ सबस्टांस ऐसे हैं जो इस टाइप की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। इज दैट क्लियर? अब आप कहते हो कि सर ऐसा इस क्रिस्टल में क्या हुआ कि गर्म करने से ये विद्युतता उत्पन्न हो गई। और ये जो विद्युतता होती है वो अस्थायी, यानी कि ये जो वोल्टता उत्पन्न होती है इसमें उत्पन्न होने वाली वोल्टता है वो अस्थायी वोल्टता है, अस्थायी वोल्टता उत्पन्न होती है। तो यहां पे दो चीजें हो गई कि आपको ये ध्यान में रखना है कि एक तो क्रिस्टल को गर्म करने से क्यों इसमें वोल्टता उत्पन्न हुई और वो भी अस्थायी, ठीक है। तो इसके बारे में अपन कहते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ, हमें पता है कि आपके पास में ये एक क्रिस्टल है जिसमें से ये गैलियम नाइट्राइड का हो सकता है, सीजियम नाइट्राइड का हो सकता है या लिथियम टेनथेट का हो सकता है, LiTaO4 का क्रिस्टल हो सकता है। अब इसमें क्या है कि देखो सारे आयन्स मौजूद हैं, लिथियम के भी हैं और Ta+4 के भी हैं और ऑक्साइड आयन भी है, ऑक्साइड भी प्रेजेंट है। अब क्या होगा कि जैसे ही हम इसको गर्म करते हैं तो ये जो आयन है इसकी, मान लेते लिथियम टेनथेट का एक क्रिस्टल है, ये जो आयन है ये आयन के क्रिस्टल स्ट्रक्चर की डिस्टर्ब हो जाता है। भाई आप गर्म कर रहे हो ना, और जैसे आप गर्म करोगे तो ये आयन्स क्या होंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे अपनी लोकेशन से, यानी जो आयन जहां स्थित है वो वहां नहीं रहेगा और वहां से क्या होगा, इसका फ्लो होने लगेगा। या तो ऐसे होगा या फिर इस क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगेगा, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पर फ्लो करने लगेंगे। तो जब ऐसा होता है तो क्या होगा, इस क्रिस्टल की जो ध्रुवणता है, क्योंकि एक पदार्थ है, हर एक पदार्थ की अपनी एक ध्रुवणता होती है, पोलराइजेशन होता है, वो इसकी ध्रुवणता जो है
वो ध्रुवणता यानी कि पोलराइजेशन जो है वो ध्रुवणता जो है इसकी वो चेंज हो जाती है। और जैसे ही वो ध्रुवणता में परिवर्तन होता है तो परिवर्तन होते ही वोल्टता उत्पन्न हो जाती है। तो हमें क्या ध्यान में रखना है कि वोल्टता कब उत्पन्न होती है, क्यों होती है? तो अपन कहेंगे जैसे ही क्रिस्टल को हम गर्म करते हैं तो इसकी क्रिस्टल की संरचना में परिवर्तन आता है। संरचना में परिवर्तन का मतलब इसके जो आयंस हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो जहां स्थित है वहां स्थित नहीं रहेंगे, वो गतिशील हो जाएंगे, एक जगह से दूसरी जगह पर जाने लगेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, इस पदार्थ की ध्रुवणता में परिवर्तन हो जाएगा। और परिवर्तन होने से क्या होगी, उसमें अस्थायी वोल्टता उत्पन्न हो जाएगी। अब क्या होगा, ऐसे पदार्थ को जब धीरे धीरे ठंडा किया जाता है, पूरे पदार्थ को बोल रहा हूं मैं, पूरे पदार्थ को जैसे जैसे इसका टेम्परेचर डाउन होता है, वापस से जो इसकी जो वोल्टता उत्पन्न हुई है इस पदार्थ में, यानी यहां से हमें एमीटर से पता चलेगा या वोल्ट मीटर से हमें यहां पे पता चलेगा कि कितनी वोल्टता उत्पन्न हुई है। एमीटर से पता चलेगा कि विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, वोल्ट मीटर लगाएंगे तो पता चलेगा कि कितनी वोल्टता है। जैसे जैसे ये ठंडा होने लगेगा तो इसकी वोल्टता वापस क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वोल्टता कब कम होती है, जब जैसे ही किसी क्रिस्टल में विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। क्योंकि अपन को पता है क्रिस्टल की संरचना में परिवर्तन होने की वजह से विद्युत धारा का परिवर्तन हुआ, और कुछ मान लीजिए वोल्टमीटर भी तो वोल्टता को कंज्यूम करता है, उसकी वजह से भी वोल्टता धीरे धीरे कम होने लग जाती है जैसे जैसे ये ठंडा होने लगता है वैसे वैसे। तो इस वजह से जो है इसकी वोल्टता को अपन कहते हैं अस्थायी वोल्टता इसमें उत्पन्न होती है। तो ये तो बात हुई। हिस्ट्री की बात करें कि पायरो इलेक्ट्रिसिटी की रिसर्च कहाँ से शुरू हुई है, ये सब फिनोमिना जो है वो आग गर्म या ठंडा करने से जो अस्थायी वोल्टता उत्पन्न होने का ये गुण है, ये कब से कहाँ से इसकी रिसर्च चालू हुई है? तो अपन कहते हैं 314 BC बिफोर क्रिशन, इस टाइम एक थियोफ्रास्ट नाम का वैज्ञानिक आया। थियोफ्रास्ट, उसने इस घटना को सबसे पहले देखा, या इस घटना के बारे में बताया। फिर इसके बाद में 1707 ईस्वी में एक इसको पुनः खोजा गया जिसका नाम था थियोफ्रास्ट ने, तो इसको सबसे पहले इस गुण के बारे में बताया। और 1707 ईस्वी में एक वैज्ञानिक आया जिसका नाम था जॉन जॉर्ज स्मिथ। जॉन जॉर्ज स्मिथ, इसने इसको क्या किया, फिर से खोजा, इस विषय के बारे में फिर से इसने रिसर्च चालू की 1707 में। इसने क्या देखा कि कुछ गर्म राख जो है, गर्म राख वो पत्थर के द्वारा आकर्षित हो रही है, पत्थरों से आकर्षित होती है, ये उसने देखा। तो इसका मतलब हल्का अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी पाई जाती है उस गर्म राख में। कुछ पदार्थ की गर्म राख थी, वो पत्थर से आकर्षित हो रही थी, लेकिन ठंडी राख नहीं हो रही थी। ये रिसर्च इतनी ही हो पाई उस टाइम। ठंडी राख जो हो रही वो पत्थरों के द्वारा आकर्षित नहीं हो रही थी, गर्म राख हो रही थी, गर्म राख हो रही थी, ठंडी राख नहीं हो रही थी आकर्षित। फिर उसके बाद में जो वैज्ञानिक आया 1747 में, जिसका नाम था लिनेउस ने ये इस घटना को विद्युतीय घटना कहा पहली बार, कि ये एक विद्युतीय घटना है, इसीलिए ये गर्म राख जो है वो आकर्षित हो रही है, ठंडी नहीं हो रही है, ये आकर्षण का गुण पाया जा रहा है। इसने लिनेउस ने 1747 में इसको विद्युतीय घटना दिया। आज तो आप सीधा सीधा बोल रहे हो पायरो इलेक्ट्रिसिटी, कि गर्म करो विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है, अस्थायी वोल्टता उत्पन्न हो रही है। लेकिन जो इसके बारे में रिसर्च 314 BC से चालू गई, जिसके बारे में थियोफ्रास्ट ने इसको देखा, सबसे पहले ऑब्जर्व किया। लेकिन 1707 में जॉन जॉर्ज स्मिथ ने इसको देखा कि गर्म राख जो है वो पत्थरों से आकर्षित हो रही है, ठंडी नहीं हो रही। तो ये आकर्षण का गुण उसने देख करके इतना रिसर्च करके छोड़ा। फिर 1747 में कौन आया, लिनेउस ने क्या कहा कि ये तो एक विद्युत घटना है। और आज का ये जो वर्तमान नाम है ना, वो 1824 में सर डेविड ने दिया था इसको। सर डेविड ब्रेवेस्टर नाम का एक वैज्ञानिक हुआ, उसने ये वर्तमान नाम दिया पायरो इलेक्ट्रिसिटी। यानी ये पायरो इलेक्ट्रिसिटी वर्ड जो है,
इलेक्ट्रिसिटी वर्ड जो है वो किसके द्वारा गिवन है, तो अपन कहेंगे सर डेविड ब्रेवेस्टर ने इसको दिया था सबसे पहले। तो ये तो एक छोटी सी हिस्ट्री के बारे में बात है, अपने को याद रहे तो भी ठीक है, नहीं तो मैंने तो इसे आपको बता दिया। बस ये इतना ज़रूर याद रख लेना कि ये पायरो इलेक्ट्रिसिटी वर्ड जो है वो किसने दिया है, तो 1824 में सर डेविड ब्रेवेस्टर ने इसको दिया था। इसके बारे में तुम ज़रूर याद रख सकते हो। तो ये तो बात हुई है। अब देखो क्या है, एक पैरा विद्युतता के जैसा ही एक वर्ड और यूज किया जाता है जिसका नाम है ताप विद्युतता। ताप विद्युतता, कुछ लोग ताप विद्युतता और पैरा विद्युतता को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है उसके बारे में अपन बात करें। हुआ आपके पास में क्रिस्टल था और आपने उस क्रिस्टल को कंप्लीटली उस क्रिस्टल को गर्म या ठंडा किया था, जिसकी वजह से इसके पास में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी और आपने उसको इलेक्ट्रिसिटी को मेज़र कर लिया था। ये तो थी पायरो इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन क्या होता है कि कुछ क्रिस्टल ऐसे जिसमें पायरो इलेक्ट्रिसिटी के अलावा ताप विद्युतता यानी पैरा इलेक्ट्रिसिटी, वो क्या है, तो अपन कहेंगे ऐसे क्रिस्टल जिसके एक सिरे को गर्म किया जाए और दूसरे को ठंडा रखा जाए, या यूं कह दो कि इसका तापमान T1 रखा जाए, इसका तापमान T2 रखा जाए। संपूर्ण क्रिस्टल को गर्म नहीं कर रहे हैं, यहां क्या कर रहे हैं, संपूर्ण क्रिस्टल को ही हमने गर्म या ठंडा किया था। जबकि ताप विद्युतता में क्या होता है कि किसी क्रिस्टल के एक सिरे को आप गर्म करो, दूसरे को ठंडा रखो, या यूं कह दो कि तापांतर बना रहे। एक सिरे का तापमान आप कह दो T1 और दूसरे का तापमान T2। समझ रहे हो बात को, यानी कि आप कह दो कि तापांतर बना रहे, एक को ठंडा रखो दूसरे को गर्म रखो, यानी तापमान में अंतर बना रहे। उसकी वजह से भी ध्रुवणता में चेंज आता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, वो होती है ताप विद्युतता। तो ताप और वो ताप विद्युतता जो होती है उससे जो वोल्टता उत्पन्न होगी वो स्थायी वोल्टता उत्पन्न होगी। क्यों? क्योंकि आप जैसे एक सिरे को गर्म करोगे ना, तो दूसरा सिरे में तो तापमान का अंतर बना रहेगा, और जब तापमान का अंतर बना रहेगा तो वोल्टता बनी रहेगी, इसलिए वो स्थायी वोल्टता होगी। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना है कि पायरो इलेक्ट्रिसिटी में हम संपूर्ण क्रिस्टल को गर्म करते हैं, जिससे संपूर्ण क्रिस्टल का तापमान चेंज होता है, जिसकी वजह से अस्थायी वोल्टता उत्पन्न होती है। फिर अपन कहते हैं ताप विद्युतता में किसी क्रिस्टल के एक सिरे को गर्म करो तो दूसरे सिरे का ताप में अंतर बना रहेगा, पूरे क्रिस्टल में तापांतर बना रहेगा, ताप का अंतर बना रहेगा, और उसकी वजह से जो वोल्टता उत्पन्न होगी उसको स्थायी वोल्टता होगी, और इस गुण को जो है हम क्या बोलते हैं, ताप विद्युतता बोलते हैं। तो ये एक फर्क है, इसमें अस्थायी वोल्टता उत्पन्न होती है, उसमें स्थायी वोल्टता उत्पन्न होती है। इसमें संपूर्ण क्रिस्टल को गर्म किया या ठंडा किया जाता है, इसमें तापांतर को बनाए रखा जाता है। तो ये एक दोनों में डिफरेंस है। अब एक वर्ड और आता है आपके, वो है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये एक और वर्ड है जो कि हालांकि आपके बुक में तो नहीं है, लेकिन इस वर्ड का जिक्र किया गया है, सिर्फ ये वर्ड देके छोड़ दिया। ये पीजो इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है इसके बारे में नहीं दिया हुआ, लेकिन अपन फिर भी इसको पढ़ते हैं। देखो पीजो इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है इसके बारे में देखते हैं। पीजो इलेक्ट्रिसिटी खुद दो वर्ड से मिली हुई है, एक तो बनी हुई है पीजो से और एक है इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रिसिटी। अब पीजो वर्ड का मतलब हिंदी में होता है दाब। ग्रीक वर्ड है पीजो, जिसका हिंदी में मतलब क्या होता है, दाब। यानी कि आप दाब लगाओ जिसकी वजह से विद्युत धारा उत्पन्न होती है, तो इस प्रभाव को बोलते हैं पीजो इलेक्ट्रिसिटी या पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं, दाब विद्युत प्रभाव बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा लाइटर है ना, ये गैस चूल्हा जलाने वाली, उस लाइटर में आप देखो, उस लाइटर में आप पीछे से दाब लगाओगे तो आगे से एक चिंगारी निकलती है। यानी आपने क्या किया कि क्रिस्टल को दाब लगाया, स्ट्रेस किया। तो क्रिस्टल में जब अपन दाब अप्लाई करते हैं ना, प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो उसकी वजह से क्रिस्टल में जो आयंस होते हैं या परमाणु होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनके अंदर जो बॉन्ड है दो आयनों के बीच में, उनके बॉन्ड के बीच में वाइब्रेशंस होते हैं, कंपन होने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, बॉन्ड टूट जाता है, और टूटने की वजह से वो आयन या इलेक्ट्रॉन्स मुक्त हो जाते हैं, और मुक्त होने से उसमें विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। तो जब आपने दाब अप्लाई किया तो क्रिस्टल की संरचना में परिवर्तन हुआ, लाइक वैसे ही जैसे पायरो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हुआ था, लेकिन उसमें अपने आग लगाई थी, इसमें अपन क्या करें, दाब लगा रहे हैं। दाब लगाने से भी क्रिस्टल की संरचना में परिवर्तन होगा, जिससे ध्रुवणता चेंज हो जाएगी और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। तो उसको अपन बोलेंगे पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पीजो वर्ड मतलब दाब। एक वर्ड ऐसे भी समझ सकते हो कि ये उल्टा भी होता है,
मतलब आप इलेक्ट्रिक सिटी प्रोड्यूस करते हो, प्रोड्यूस करके दाब भी उत्पन्न कर सकते हो। जैसे आप यूं कह दो कि आप माइक में हेलो बोलते हो, तो आपके वायु जो है उस माइक के पर्दे पर टकराती है, जिससे माइक के पर्दे पर टकराने की वजह से माइक में वाइब्रेशंस होते हैं। वाइब्रेशंस होने से वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल देता है, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो होता है वो स्पीकर तक पहुंचते हैं, और स्पीकर पर तक पहुंच करके वहां पे आवाज़ उत्पन्न होती है। तो ये भी एक प्रॉपर्टी उसमें भी पाई जा सकती है, माइक में भी हो सकती है। या आपको मैंने अभी बताया है कि आपका जो लाइटर है उसमें दाब लगाने से भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है, तो उसको अपन बोलते हैं पीजो इलेक्ट्रिसिटी। तो ये ध्यान रखना कि पीजो इलेक्ट्रिसिटी तो होती है दाब लगाने से वोल्टता उत्पन्न हो, यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो, उसको तो अपन बोलेंगे पीजो इलेक्ट्रिसिटी। और अगर ताप दिया जाए, यानी तापीय ऊर्जा दी जाए, तो उससे जो विद्युत धारा उत्पन्न होती है उसको अपन बोलते हैं पायरो इलेक्ट्रिसिटी। इसका एक ट्राइंगल भी बनाया हुआ है कि यहाँ पे आप क्या कर दो, आपके पास में तापीय ऊर्जा है, आप तापीय ऊर्जा से क्या उत्पन्न करते हो, तो आप बोलते हो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करते हो, ठीक। और अगर आपके पास में ये आयंस है, इन पर दाब लगाओगे, यानी कि आप यूं कह दो कि दाब लगाओगे तो उनमें कंपन होगा, कंपन की वजह से भी विद्युत धारा उत्पन्न होती है। लेकिन इस इफेक्ट को क्या बोलोगे, कंपन गति से, या यूं बोल दो गतिज ऊर्जा से। गतिज ऊर्जा से आप क्या उत्पन्न कर सकते हो, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हो। तो एक ट्रायंगल भी बन गया कि तापीय ऊर्जा दी, जिसकी वजह से आयंस का फ्लो होगा, गतिज ऊर्जा उनमें आएगी और वो विद्युत धारा उत्पन्न कर देंगे। तापीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करना एक पायरो इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है, और किसी पर दाब लगा करके उसके आयनों में कंपन करना, गतिज ऊर्जा उत्पन्न करना और फिर उससे विद्युत धारा उत्पन्न करना, ये एक पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। क्लियर है बात? आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। तो ये आज आपको मैंने जो है पायरो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया और पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताया, कुछ एग्जाम्पल और ये कैसे उत्पन्न होता है इसके बारे में मैंने आपसे बात की। आई थिंक आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। चलो अब अपन बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, इसी सॉलिड स्टेट का, जिसको अपन को करना है। 2 क्वेश्चन है यहाँ पे, दोनों को सोल्व करना है। देखो पहला क्वेश्चन ये है कि एक यौगिक ए और बी के क्रिस्टलीकरण से घनीय संरचना बनाता है। मतलब एक यौगिक है जिसमें 2 परमाणु हैं, एक ए और दूसरा बी है, और दोनों बनाता है घनीय संरचना, ठीक है। और जहाँ पे ए परमाणु जो है वो घन के कोनों पर है। देखो इसको सोल्व करते हैं। ये जैसे आप कह दो कि ये घन है और इस घन के कोने पे क्या स्थित है, ए है। फिर कह रहा है बी परमाणु जो है वो प्रत्येक फलक के केंद्र पर है, यानी यहाँ पे है, प्रत्येक फलक के, हर फलक के केंद्र पर है, ठीक है। यहाँ पे ये बी परमाणु स्थित है। सो गाइस मैंने आपको बताया था कि अपन को ए और बी की संख्या निकालनी है यहाँ से, जिससे अपन सूत्र बना सकते हैं। अच्छा, कॉर्नर पे क्या मौजूद है, ए है। हर कॉर्नर पे, 8 कॉर्नर पे ए परमाणु स्थित है। तो अगर आप ए परमाणु की संख्या निकालें, ए परमाणु की संख्या, तो कोनों पर जो है कितना पार्ट ऑफ एटम अंदर घन की अंदर जाता है, 1/8 भाग, ठीक है। इस कोने पर अगर स्थित है तो अंदर 1/8 जाएगा, बाकी दूसरे घन में रहेगा, ऊपर वाले में, इधर वाले में, ये साइड वाले में और ऊपर वाले घनों में रहेगा। इस घन के अंदर इसका कितना भाग जाएगा, 1/8 भाग। और ये 8 कोनों पर स्थित है ए, इसलिए हम इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आपके पास में आ जाएगा 1 परमाणु। क्लियर है? आगे 1 परमाणु। फिर इसके बाद में अपन को निकालनी किसकी संख्या, बी परमाणुओं की संख्या निकालनी है। बी परमाणु देखो कहाँ स्थित है, प्रत्येक फलक के केंद्र पर स्थित है, प्रत्येक फलक के केंद्र पर स्थित है। हर फलक, जैसे ये एक फलक है, ये ऊपर वाला एक फलक है, ये साइड वाला एक फलक है, एक पीछे वाला, एक नीचे वाला, एक ये आगे वाला। अच्छा, फलक पे कोई परमाणु होता है ना, तो उसका आधा भाग तो घन के अंदर जाता है और आधा भाग जो है वो आपका घन के बाहर रहता है, यानी यूँ कह सकते हो दूसरे घन में रहता है। यानी आप यूँ कह सकते हो जैसे ये एक दीवार है और इस दीवार में अगर मैं कोई गोला फिट करूँ तो वो गोला क्या करेगा, आधा गोला तो इस कमरे में रहेगा और आधा गोला जो है उसके बगल वाले कमरे में रहेगा। मतलब इस दीवार में अगर गोला फिट कर दिया जाए इसके केंद्र पर, तो अपन कहेंगे बी परमाणु जो है फलक के केंद्र पर होने के कारण इस घन के अंदर कितना जाएगा, एक फलक से 1/2। टोटल फलक कितने, 1 2 3 4, ये 5 और एक ये 6 फलक होती है एक घन में, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा आपके पास में 3। तो आप ये कह सकते हो ए और बी का रेशियो आपने निकाल दिया, 1:3।
और इसका सूत्र बन जाएगा ए तो 1 है और बी क्या है 4 है, सॉरी ए 1 है और बी जो है वो क्या 3 है, तो सूत्र बन गया AB3। क्लियर है? तो ये यौगिक का सूत्र है AB3, यही आएगा। ठीक है, समझ रहे हो बात को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला, इसकी तरफ बढ़ते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। देखो क्लियर, नोट कर लेना। एक यौगिक है जो 2 तत्वों से मिलकर बना हुआ M और N से, ठीक है, और वो जो उनमें से तत्व N है ना वो CCP संरचना बनाता है। अब यहाँ पे एक चीज नोट रखने की, वो क्या है कि CCP संरचना एक जालक संरचना है और उसकी इकाई होती है FCC, ये ध्यान रखना। और FCC में Z की वैल्यू होती है 4, यानी परमाणु की संख्या होती है 4। कैसे, ये मैं आपको फिर से बता दूं, बता तो रखा आपको कई बार कि 1/8 × 8 यहाँ से और 1/2 × 6 यहाँ से, हर फलक के केंद्र पर एक एक अवयवी कण है। तो 1/2 एक फलक से 6 फलक ये हो गए, तो 3 ये आ गया और 1 ये आ गया। टोटल परमाणु की संख्या FCC में कितनी आ गई? 4 आ गई। हर फलक के केंद्र पर एक एक परमाणु स्थित है और हर कोने पर एक एक एटम प्रेजेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने आ गए FCC में? 4 आ गए। तो ये ध्यान रखना, किसी भी जालक में जितने परमाणु, किसी जालक की एकक कोष्ठिका में जितने परमाणु होते हैं उतने परमाणु अपन उस जालक संरचना के लिए मानते हैं, क्योंकि उसकी एक इकाई को मान करके अपन एक सूत्र निकाल लेते हैं। तो इस CCP की एक इकाई क्या होती है? FCC होती है। ये याद रखना है अपने को कि CCP की इकाई क्या है? FCC है। और FCC में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? टोटल 4 होती है। तो ये ध्यान रखना है। तो आपको ये पूछे कि N परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, तो आप N को तो ट्रिक से निकाल सकते हो यहाँ पे। कैसे कि भाई N बना रहा है CCP और CCP की इकाई है FCC, और FCC में परमाणु की संख्या हमने ऐसे निकालना आता है, जो कि कितने होते हैं? 4। तो हम ये कह सकते हैं N परमाणुओं की संख्या कितनी आ गई? N परमाणुओं की संख्या आ गई आपके पास में 4। ये तो आ गई नंबर ऑफ एटम ऑफ N। अब अपन को निकालनी है M परमाणु की संख्या, तभी सूत्र बनेगा। तो देखो M परमाणु है कहां? M परमाणु चतुष्फलकीय रिक्तियों में है। ये बात समझने की है। M परमाणु कहां है? चतुष्फलकीय रिक्तियों में है, और वो भी सभी रिक्तियों में नहीं है। जितनी भी रिक्तियां बनेगी ना इस CCP संरचना में, उसके 1/3 भाग में ही है। समझ रहे हो बात को? तो आपको मैंने एक दिन एक बात बताई थी कि किसी भी जालक बनाने वाले परमाणु की संख्या यदि आप कह दो कैपिटल N हो, अब बाय द वे यहाँ पे भी सूत्र में भी इस यौगिक में भी N ही आ गया, तो वो कोई बात नहीं है। तो चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होती है? 2N होती है, दुगुनी होती है। जालक बनाने वाले परमाणु की संख्या अगर N मान दो, यानी आप जितनी भी नंबर ऑफ टाइम N हो, तो उसकी दुगुनी संख्या में क्या होती है? चतुष्फलकीय रिक्तियाँ होती हैं। और अष्टफलकीय रिक्तियाँ कितनी होती है? उसकी जितनी होती है जितने उस जालक में परमाणु होते हैं। तो 2N क्या होगी? 2N होगी चतुष्फलकीय रिक्तियाँ। ये ध्यान रखना है, 2N होगी चतुष्फलकीय रिक्तियाँ। अब देखो 2N का मतलब, अब आपके पास में जालक बनाने वाले परमाणु की संख्या कितनी है? जालक किसने बनाया था? N ने बनाया था, और N की संख्या कितनी आई है आपके पास में? 4 आई है। तो N परमाणु की संख्या आई है 4। तो चतुष्फलकीय रिक्तियां टोटल है कितनी आपके पास में? तो आपके पास ये कह दो कि चतुष्फलकीय रिक्तियां आपके पास में टोटल है 2N, यानी 2 × 4 = 8 है। अब ये कह रहा है कि जो M परमाणु है ना, M परमाणु वो चतुष्फलकीय रिक्तियों में है, और वो सब चतुष्फलकीय रिक्तियों में नहीं है, सिर्फ कितने भाग में? 1/3 भाग में ही है। तो M परमाणु की संख्या आप ऐसे निकालोगे, M परमाणु की संख्या निकालोगे, आप कह दोगे सर टोटल तो चतुष्फलकीय रिक्तियां 8 है, क्योंकि जालक संरचना बनाती है ना उस परमाणु की संख्या की दुगुनी होती है चतुष्फलकीय रिक्तियां। फिर से बोल रहा हूं, जिस परमाणु ने जालक संरचना बनाई है उस परमाणु में कितनी परमाणु, उस परमाणु की संख्या कितनी है? 4 है। तो इसकी दुगुनी होगी क्या? चतुष्फलकीय रिक्तियां, यानी 8 होगी। अब 8 की 8 में नहीं है M पर। अब M परमाणु उन चतुष्फलकीय रिक्तियों में है और सब में नहीं है, सिर्फ 1/3 भाग में ही है। इसलिए 8 को कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपके पास जाएगा 8/3। इतने परमाणु आ जाएंगे M के।
तो आपके पास में दोनों चीज़ें आ गई, n की भी संख्या आ गई 4 और n की संख्या आ गई 8/3। तो आप ऐसे लिख सकते हो n की संख्या आएगी आपके पास में, n तो आ गया 4 और n परमाणु की संख्या आ गई 8/3। इसको आप सॉल्व करना चाहें तो किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि जिससे अपन क्या हो कि ये इजी हो जाए। तो इस पूरे को अपन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो जाएगा कितना 12 और ये कितना हो जाएगा 8। देखो कैसे, इसको क्या होता है, ये इजी करने का एक तरीका है। 4 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, रेशियो 8/3 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ताकि कोई फ़र्क ना पड़े, ताकि ये 3 से 3 तो कैंसिल आउट हो जाए, ये कितने हो जाए 12 और ये क्या हो गया 8। अब 12/8 को इजी करो थोड़ा सा 4 की टेबल से, तो ये हो जाएगा आपके पास में 2 और ये हो जाएगा 4 3 12, यानी n की संख्या आ गई 3 और n की संख्या कितनी आ गई 2। तो आप यूं कह सकते हो कि सर n की संख्या तो है 3 और m की संख्या कितनी है 2, यानी सूत्र बन गया n3m2। ये आ गया आपके पास में सूत्र। क्लियर है क्या? आई थिंक ये आपको बात समझ में